Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is एंटी-ओवेरियन हार्मोन्स। ओवेरियन हार्मोन्स दो होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इस वीडियो के अंदर हम इनके एंटागोनिस्ट को कवर करने वाले हैं। तो एंटी ओवेरियन हार्मोन, इसके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इन दोनों के एंटागोनिस्ट आ जाएंगे। तो हम इसको इनके एंटागोनिस्ट को 5 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला है SERM, जो कि मिक्स्ड एगोनिस्ट होते हैं, जो किसी रिसेप्टर के ऊपर एस्ट्रोजन को स्टिमुलेट करवाते हैं, किसी जगह पर एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। तो जो पहले 4 कैटेगरी नजर आ रही है वो स्पेसिफिक है एस्ट्रोजन में, लेकिन इक्का दुक्का ऐसे भी होगी जो प्रोजेस्टेरोन के लिए भी होगी। जो लास्ट वाली जो कैटेगरी है, अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ इस तरह से, तो आपको नजर आ रहा होगा एंटी प्रोजेस्टिन। ये स्पेसिफिक है प्रोजेस्टिन के लिए, प्रोजेस्टेरोन के लिए, लेकिन इससे पहले वाले एस्ट्रोजन के लिए स्पेसिफिक है, जिनको आप एंटी एस्ट्रोजन ड्रग्स भी बोल सकते हैं। ठीक हो गया। तो इनके क्या क्या कैटेगरी है? पहला है मिक्स्ड एगोनिस्ट, दूसरा प्योर एस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट, तीसरा आता है सिंथेसिस इनहिबिटर, चौथा आता है कि इनके रिलीज को ब्लॉक कर देना, GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और पांचवा आता है एंटी प्रोजेस्टिन। तो स्टार्ट करते हैं पहली कैटेगरी, जिसका नाम है सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ओके, तो सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, इनको मिक्स्ड एगोनिस्ट भी बोलते हैं। ये काम किस तरह से करते हैं कि किसी एक जगह के ऊपर एस्ट्रोजन के रिसेप्टर पर जाके अटैच होने के बाद उसको स्टिमुलेट करवा देंगे और किसी जगह पर इसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ टिश्यू के ऊपर इनका एक्शन क्या होगा, एगोनिस्ट के तौर पर काम आएगा, कुछ टिश्यू के ऊपर ही एंटागोनिस्ट के तौर पर काम आएगी। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड मिक्स्ड एगोनिस्ट। अब ऐसा होता क्यों है कि किसी जगह के ऊपर एस्ट्रोजन की एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, किसी जगह पे कम कर रहे हैं? तो इसकी 2 वजूहात लिखी हुई है। पहला वजह ये है कि जो एस्ट्रोजन के डिफरेंट टिश्यू में डिफरेंट डाइमर्स होते हैं। किसी में क्या होता है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर अल्फा अल्फा डाइमर होते हैं, किसी में बीटा बीटा डाइमर होते हैं, किसी में अल्फा बीटा डाइमर होते हैं। तो इन डाइमर के डिफरेंसेस की वजह से आपको एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट एक्शन देखने को मिल सकता है। या फिर जो डिफरेंट रेगुलेटरी प्रोटीन होती है, जिन्होंने डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करने हैं, उनकी एक्टिवेशन भी डिपेंडेंट है कि डिफरेंट टिश्यू के अंदर डिफरेंट रेगुलेटरी प्रोटीन होती है, एस्ट्रोजन की एक्टिवेशन के नतीजे में जो प्रोड्यूस होती है। तो मिक्स्ड एगोनिस्ट की 2 रीजन आपको बता दिया है। अब जो मिक्स्ड एगोनिस्ट है, जिनको सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर बोलते हैं, तो इनको ब्रॉडली 3 में डिवाइड करती है, 3 ड्रग्स पड़ती है। पहला टोमैक्सोफिन और टोरमेफिन, इन दोनों की फार्माकोकाइनेटिक्स सब कुछ सेम है। फिर इसके बाद रिलैक्सोफिन और बेजिडॉक्सिफिन, और तीसरी है क्लोमिफिन होती है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं टोमैक्सोफिन और रिलैक्सोफिन में डिफरेंस नोट कर लेते हैं। तो मैंने इनका डिफरेंस टेबल बना के लिखा हुआ है। तो अगर आप ये देखो कि बोन के ऊपर और लीवर के ऊपर दोनों का एक्शन एगोनिस्ट है, मतलब बोन के ऊपर ये एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को स्टिमुलेट करवाने के बाद ये क्या करवाते हैं, ये बोन के लॉस को कम से कम करा देती है, ऑस्टियोपोरोसिस को मिनिमाइज कर देती है। दूसरी तरफ ब्रेस्ट के ऊपर इनका एक्शन एंटागोनिस्ट है, तो ये ब्रेस्ट कैंसर को मिनिमाइज करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। एंडोमेट्रियम के ऊपर मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया, इस मिस्टेक को थोड़ा ठीक कर लूँ। उम्मीद है कि आपने देख लिया होगा कि मैंने क्या ठीक किया है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो टोमैक्सोफिन है वो एंडोमेट्रियम के भी एगोनिस्ट का काम करती है, वहाँ पे एंडोमेट्रियल कैंसर को बढ़ा देती है। लेकिन जो रिलैक्सोफिन है ये एंटागोनिस्ट के तौर पे काम आती है, तो ये इस कैंसर को बढ़ाती नहीं है। इसके अलावा जो टोमैक्सोफिन है और रिलैक्सोफिन है, दोनों एगोनिस्ट एक्शन के जरिए हॉट फ्लैशेस, स्वेटिंग, हेडेक को बढ़ा देती है, जो मेनोपॉज के बाद आपको देखने को मिलता है। ठीक हो गया। अब 1 बाय 1 इनको देख लेते हैं। पहले टोमैक्सोफिन। टोमैक्सोफिन क्या सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है। किस कंडीशन के लिए इस्तेमाल होता है? हार्मोन रिस्पॉन्सिव ब्रेस्ट कैंसर के तौर पर इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये ब्रेस्ट के ऊपर क्या करता है, एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। ठीक हो गया। तो ये ब्रेस्ट कैंसर को मिनिमाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन ये एंडोमेट्रियल रिसेप्टर पर एगोनिस्ट के तौर पे काम आता है, तो ये एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया को बढ़ाकर एंडोमेट्रियल कैंसर करवा सकता है। इसके अलावा ये हॉट फ्लैशेस भी करवाता है, जो एंटागोनिस्ट एक्शन की वजह से होती है, और ये डीप वेनस थ्रोम्बोसिस के रिस्क को भी बढ़ा देता है, जो एगोनिस्ट की वजह से होती है। ठीक हो गया, एगोनिस्ट की वजह से होती है। और टोमैक्सोफिन कहते हैं कि टोमैक्सोफिन का बोन के ऊपर भी एगोनिस्ट एक्शन होता है। ठीक हो गया। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस को मिनिमाइज करने के लिए इस्तेमाल होती है, स्पेसिफिकली पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के अंदर। जो दूसरी ड्रग है टोरमेफिन, वो भी बिल्कुल वैसी ही होती है। अब बारी है रिलैक्सोफिन की। तो रिलैक्सोफिन ये अप्रूव की गई है, चूंकि वो भी ऑस्टियोपोरोसिस को मिनिमाइज करी, ये भी ऑस्टियोपोरोसिस को मिनिमाइज कर रही है, लेकिन रिलैक्सोफिन को ज्यादा फेवर दिया जाता है क्योंकि एंडोमेट्रियल कैंसर को मिनिमाइज कर रही है। साथ ठीक हो गया। तो ऑस्टियोपोरोसिस की प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के अंदर हम रिलैक्सोफिन इस्तेमाल करते हैं। इसका बोन के ऊपर पार्शियल एगोनिस्ट एक्शन होता है, बाकी इसकी कुछ सिमिलैरिटीज होती है, लेकिन एंडोमेट्रियम को हटा दो आप। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, वही हॉट फ्लैशेस होगा, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस होगा। इसके अलावा एक और बेजिडॉक्सिफिन, एक और ड्रग है, ये न्यूअर SERM है, तो ये भी इस्तेमाल होती है मेनोपॉजल सिम्पटम की ट्रीटमेंट के लिए, और ये प्रोफाइलेक्सिस के तौर पर इस्तेमाल होती है, प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल होती है। पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस स्पेसिफिकली कॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजन के साथ मिला के इस्तेमाल करते हैं।
कॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजन का नाम बता दो आप, कोई प्रीमेरिन है उसका स्पेसिफिक नेम। और तीसरी ड्रग है क्लोमिफिन। क्लोमिफिन पार्शियल एगोनिस्ट के तौर पे काम आती है। अब पार्शियल एगोनिस्ट होता है क्या? पार्शियल एगोनिस्ट वो होती है कि अगर फुल एगोनिस्ट भी साथ है तो ये पार्शियल एगोनिस्ट फुल एगोनिस्ट को ब्लॉक कर देती है। तो ये क्लोमिफिन क्या करती है? पिट्यूटरी के ऊपर एस्ट्रोजन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। जब एस्ट्रोजन के रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा तो फिर एस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक सेंड नहीं कर सकेगा। जब नेगेटिव फीडबैक नहीं होगा तो FSHL ज़्यादा प्रोड्यूस होगे, ओव्यूलेशन हो जाएगी। तो क्लोमिफिन इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट के अंदर इस्तेमाल होती है, फर्टिलिटी को प्रमोट करने के लिए। तो ये सारे थे मिक्स्ड एगोनिस्ट। अब इसके बाद प्योर एंटागोनिस्ट को देख लेते हैं। प्योर एंटागोनिस्ट में फुल एगोनिस्ट कौन सा है? फुल वेस्टिलेंट है। तो बाज़ वगैरह ऐसा होता है कि ब्रेस्ट कैंसर टोमैक्सोफिन से ठीक नहीं हो पा रहा, रेजिस्टेंट है, तो उसके लिए फुल वेस्टिलेंट इस्तेमाल होती है। इसके बाद है सिंथेसिस इनिबिटर। अब सिंथेसिस इनिबिटर पे दो तरह के होते हैं, या तो लास्ट स्टेप वाले एंजाइम्स एरोमेटेज को ब्लॉक करना है, या फिर बहुत सारे साइटोक्रोम P450 को ब्लॉक करना है। अगर एरोमेटेज को ब्लॉक करना है तो वो रिवर्सिबल भी हो सकते हैं, रिवर्सिबल भी हो सकते हैं। दोनों के दोनों ब्रेस्ट कैंसर के अंदर इस्तेमाल होते हैं। रिवर्सिबल के अंदर आती है एग्जाम्पल एनेस्ट्राजोल की आती है, लेट्रोजोल की आती है। जबकि इरिवर्सिबल के अंदर एग्जाम्पल आती है किसके अंदर एग्जाम्पल आती है? एक्सामिस्टेन। ठीक है, एक्सामिस्टेन होती है। और दोनों की दोनों ब्रेस्ट कैंसर के तरफ इस्तेमाल होती है। बाकी जो साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट करने वाली ड्रग है उसका नाम है डेनाजोल। ये क्या करती है? स्टीरॉयड के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है। यस, और इसके अलावा ये पार्शियल एगोनिस्ट के तौर पे काम आती है एस्ट्रोजन के, एंड्रोजन के, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के रिसेप्टर पर। तो ये एंडोमेट्रियोसिस के में और फाइब्रोसिस्टिक डिजीज तो ब्रेस्ट के अंदर इस्तेमाल होती है। इसके बाद है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब इसके एगोनिस्ट भी और एंटागोनिस्ट भी। आप एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट बन सकते हैं अगर आप एगोनिस्ट को कंटिन्यूस फॉर्म में देते हो। तो ये इस्तेमाल होते हैं कंट्रोल्ड ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन में। इसको हमने कवर करना है FSH वाले वीडियो के अंदर। इसके अलावा प्रिकॉशियस प्यूबर्टी है, एंडोमेट्रियोसिस है, यूट्राइन फिब्रॉइड्स है, इसमें भी इस्तेमाल होता है। अब लास्ट जो ड्रग रह गई है वो है एंटीप्रोजेस्टिन। ठीक है, एंटीप्रोजेस्टिन। एंटीप्रोजेस्टिन में एग्जांपल आती है माइफेप्रिस्टोन की, जिसको RU486 भी बोलते हैं। इसने ना सिर्फ प्रोजेस्टिन के बल्कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर देना है। ठीक हो गया। तो इसका मेजर यूज क्या होता है? ये अबॉर्टिफेसिएंट के तौर पे काम आती है। किसके अंदर? अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर। ठीक हो गया, अबॉर्टिफेसिएंट के तौर पे काम आती है। उसके अलावा माइफोप्रिस्टोन और माइसोप्रिस्टोल जो कि PGE1 एनालॉग होता है, दोनों को इस्तेमाल करते हैं एज अबॉर्टिफेसिएंट, अर्ली अबॉर्टिफेसिएंट। ठीक हो गया, अप टिल 49 डेज। इसके अलावा माइफेप्रिस्टोन पोस्ट क्वाइटल कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। अब इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं? क्रैम्पिंग हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है प्रेगनेंसी की वजह से, या सेप्सिस हो सकती है एक बैक्टीरिया की वजह से। उसका नाम है कोलेस्ट्रीडियम सोल्टोली। ठीक हो गया, तो कोलेस्ट्रीडियम सोल्टोली की वजह से सेप्सिस वगैरह भी हो सकती है। तो यहाँ तक तो हमने कवर कर लिया एंटी हार्मोन्स, एंटी ओवेरियन हार्मोन्स। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट वीडियो थी, 7 मिनट बल्कि 8 मिनट होने वाली है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने क्या करना है? इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना है। अब एंटी ओवेरियन हार्मोन की वीडियो अपलोड कर दी है। अब एंटी प्रोजेस्टेरिन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव की वीडियो बनाएंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।